आज एक हम बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो कि भारत में टॉप ट्रेंडिंग में ये चल रहा था पिछले 2 दिनों से। बात करेंगे हम सुभाष अतुल पर आत्महत्या करने की क्या कारण थे या क्या दबाव थे, उन सारी चीज़ों की हम चर्चाएं करेंगे। उन्होंने एक वीडियो बनाया और पूरी प्लानिंग की और उसके बाद आत्महत्या किया। जिन व्यक्तियों के दिल कमज़ोर हैं या उनकी भावनाएं आहत होती हैं, उनसे उम्मीद करेंगे कि वो इस सेशन को नहीं सुनेंगे, या अगर उनके मन में कभी भी ऐसे ख्याल आते हैं कि हम आत्महत्या कर लें तो वो सेशन ज़रूर सुनेंगे, क्योंकि सेशन सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि आपको आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले हम स्पष्ट कर दें कि अतुल की जो पत्नी है उनसे उनका क्या विवाद था, उनके फैमिली से उनका क्या विवाद था, उन सारी चीज़ों की तो चर्चा हम करेंगे ही। लेकिन सबसे पहले क्लियर कर देते हैं, अतुल द्वारा की गई आत्महत्या को हम गैरकानूनी कहते हैं और इसका किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं करते हैं। मैं मोहन पाठक इसका किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं करता हूं। एज एमपीएस हिंदी की तरफ से मैं कहता हूं कि उनकी आत्महत्या करने की जो एक जघन्य अपराध हम कह सकते हैं कि सृष्टि द्वारा रचित एक मानव शरीर को जो लाखों योनियों के बाद मनुष्य रूप धारण करता है और उसे पल भर में समाप्त कर देना, खुद से जो प्रकृति नहीं करती है, अपने आप से अगर आप स्वयं कर रहे हैं तो ये महापाप के दायरे में आता है। सब कुछ डिटेल में जानेंगे कि अतुल सुभाष की पूरी कहानी क्या है, उन्होंने सुसाइड क्यों किया, सब कुछ डिटेल में बताएंगे। एमपीएस हिंदी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अतुल सुभाष मूल रूप से बिहार के रहने वाले थे। अतुल सुभाष एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। बेंगलुरु की एक प्राइवेट कंपनी में काम भी करते थे। इसके अलावा उनके परिवार में माता पिता, एक छोटा भाई भी शामिल है। इन्होंने 2019 में एक मैट्रिमोनी साइट से अपना मैचिंग करवाते हैं और वहीं से अतुल सुभाष ने उत्तर प्रदेश की, मैं आजमगढ़ का हूँ और मेरे बगल का ही एक ज़िला है जौनपुर, जिसे सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता है इतिहास में। उसी जौनपुर की एक निवासी हैं निकिता सिंघानिया, उनसे इन्होंने उसी साइट या जो भी ऐप था जिसके माध्यम से इन्होंने शादी कर लिया। फिर उसके बाद क्या होता है कि आप देखिए 2019 आपका एक तरह से देखेंगे तो कोविड जो कोरोना काल था यहीं से स्टार्ट होता है। मुझे याद है कि मैं इलाहाबाद में कोचिंग कर रहा था और जब कोविड स्टार्ट होता है तो लॉकडाउन लगता है और मैं उसी टाइम यूट्यूब पर काम करना शुरू किया था, यूट्यूब सीखना शुरू किया था, काम करना की छोड़िए सीखना शुरू किया था। और आज आपके सामने उसी कोविड का एक बच्चा कोविड में इलाहाबाद के उस कमरे में अकेला 3 मंजिला बिल्डिंग में अकेले मैं रहता था, 3-4 लोग और थे, डर लगता था, फिर भी हिम्मत करके हम लोग कुछ दिन थे। फिर योगी आदित्यनाथ की सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक योजना के तहत सभी बच्चों को बसों के द्वारा उनके गृह जनपद तक छोड़ा गया, तो उसमें मैं आया था। लेकिन वहाँ हम हारे नहीं, थके नहीं और फिर आने के बाद भी कोविड में मैं खुद कई लोगों की जान बचाया था दवा देकर, या बहुत सारी जो भी हेल्प हो सकती थी, जिसमें मैं खुद ही, मुझे लगता है कि 2-3 बार तो मुझे ही कोविड हुआ। लेकिन भगवान की कृपा से आज मैं आपके बीच में हूँ, क्योंकि वो चाहते थे कि आप तक कुछ अच्छी चीज़ें हम पहुँचाएँ और इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि मैं भाग्यशाली हूँ। और बहुत ही डिप्रेशन का काल था, बहुत सारी सामाजिक पारिवारिक तनाव रहे, मन में सबके ख्याल आते हैं कि चलिए इन सब से छुटकारा पा लिया जाए, लेकिन कभी ऐसा ना करते हुए आज हम लोग देखिए स्वतंत्र रूप से आपके सामने हैं। एक फेज़ था, बुरा फेज़ था, वो निकल चुका है। लेकिन जैसे ही 2019 में इनकी शादी होती है जौनपुर निवासी निकिता सिंघानिया से, 2020 में दोनों को 1 वर्ष बाद एक बेटा होता है। कुछ ही महीनों में इनके बीच में अनबन शुरू हो जाती है, क्योंकि आप जानते हैं कि लॉकडाउन लग गया और होम वर्क फ्रॉम होम चलता है, जो भी इनके पारिवारिक मामले रहे होंगे, और जब लोग ज़्यादा साथ में रहने लगते हैं ना तो कुछ ज़्यादा विवाद होने लगता है। 2021 में निकिता अपने बेटे को लेकर बेंगलुरु से चली जाती हैं, यानी कि इनको अतुल को छोड़ के ये आ जाती हैं अपने परिवार में। 2022 में निकिता ने अतुल और उनके परिवार के खिलाफ केस दर्ज कराना शुरू कर दिया। इसमें इन्होंने 1-2 नहीं 9 केस दर्ज कराए। इनमें मर्डर और अप्राकृतिक सेक्स का भी केस शामिल इन्होंने कर दिया, यानी कि पूरी तरह से जो भी कानूनी प्रक्रिया होती है उन सारी चीज़ों से इन्हें फंसा दिया। 2022 में निकिता ने
अतुल और उनके परिवार के खिलाफ 9 मामले दर्ज कराए थे। निकिता ने जौनपुर की फैमिली कोर्ट में इन पर आरोप दर्ज कराए। कितना डिप्रेशन भरा रहा होगा। आदमी काम कर रहा है बेंगलुरु में, केस दर्ज हो रहा है जौनपुर में। बेंगलुरु यहाँ से बहुत दूर है और फिर उन्हें हर पेशी पर यहाँ पे आना होता था। साथ ही साथ इन पर 10 लाख रुपए दहेज मांगने के भी आरोप लगा दिए जाते हैं। उनके पिता जो थे, दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन भी हो जाता है इन सारी टेंशनों की वजह से। फिर 2022 से 2024 के दौरान इन मामलों में 120 बार सुनवाई होती है, यानी कि अतुल को 40 बार बेंगलुरु से जौनपुर पेशी पर आना पड़ा था। 9 दिसंबर 2024 को अतुल ने खुदकुशी कर ली। ये पिछले 2-3 दिनों की घटना है। देखिए 12 दिसंबर है, 3 दिनों की घटना है कि अतुल आत्महत्या कर लेते हैं। इनका शव जो था बेंगलुरु के उन्हीं के फ्लैट में पंखे से लटका हुआ पाया जाता है। अतुल ने एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो में बहुत सारी बातें उन्होंने की थी, जिसमें उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात की थी। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि मेरे लिए मर जाना ही बेहतर होगा, जबकि ये गलत कहते हैं, क्योंकि जो पैसे मैं कमा रहा हूँ उससे मैं अपने ही दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। मेरे ही टैक्स के पैसे से ये अदालत, ये पुलिस और पूरा सिस्टम मुझे और मेरे परिवार और मेरे जैसे और भी लोगों को परेशान करेगा। देखिए, अब जो मैं आगे की कहानियाँ सुनाने वाला हूँ, ये चीज़ें आपको अपने निजी जीवन से जुड़ी हुई लग सकती हैं, आपके अपनी कहानी से मिलती जुलती लग सकती है। तो आपको फिर से आगाह करता हूँ, कहानी अगर सुन रहे हैं तो सुनिए, लेकिन किसी भी प्रकार के गलत कदम उठाने से बचिएगा। बाद में हम थोड़ी सी और चीज़ें आपसे करेंगे। जैसा कि शुरुआत में हमने कोविड में बता दिया कि हम लोग खुद ही उसके मैं खुद उसका भोगी था कोविड काल में, लेकिन फिर समय को हमने पास करते हुए आगे निकला और एक आज बेहतरीन जीवन में हम आगे बढ़ रहे हैं। और कठिनाइयाँ आज भी हैं, वर्क प्लेस हो या सामाजिक हो, पारिवारिक हो, लेकिन उनसे अब लड़ने की क्षमता एक विकसित हो चुकी है, क्योंकि अब पता है कुछ दिन चलेगा और कुछ दिन बाद ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगे। अतुल ने सुसाइड से पहले 120 मिनट का एक वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, क्योंकि उनको पता था कि इतना लंबा वीडियो बनेगा, अपनी बातों को मैं रखूंगा तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं देश में एक बड़े पैमाने पर मीडिया में उजागर होंगे, और हुए भी। और उनका ये सोचना था कि इस पर पुलिस कार्रवाई करेगी और उनकी पत्नी, उनके पत्नी के परिवार वालों को जिस प्रकार से इन्हें फंसाया गया, साथ ही साथ उस कोर्ट की जज को भी कहीं ना कहीं कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा, जो इनसे 5 लाख रुपए घूस के तौर पर मांग रहे थे। इसमें इन्होंने बहुत सारी बातें की हैं। इसमें इन्होंने कहा था कि मैं अपनी पत्नी को हर महीने 40,000 रुपये मेंटेनेंस देता हूँ। इसके बावजूद वो बच्चों को पालने के लिए खर्च के तौर पर 2 से 4 लाख रुपए महीने की डिमांड कर रही हैं। मेरी पत्नी मुझे मेरे बेटे से न तो मिलने देती है और न कभी बात कराती हैं। अतुल ने कहा कि मेरी पत्नी ने ये केस सेटल करने के लिए 1 करोड़ रुपए की डिमांड की थी, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए कर दिया। जब मैंने 3 करोड़ रुपए की डिमांड के बारे में जौनपुर की फैमिली कोर्ट के जज को बताया तो उन्होंने भी पत्नी का साथ दिया। अतुल ने कहा, जज नीता कौशिक कोर्ट में करप्शन करती हैं। इनका पेशीदार माधव आम आदमी से 50 रुपये और बड़े लोगों से 500 रुपये, 1000 रुपये लेता है, तभी मन मुताबिक डेट मिलती है। नीता कौशिक रिश्वत लेकर फैसला देती हैं। उन्होंने केस टालने के लिए 5 लाख रुपए की रिश्वत भी मांगी थी। अतुल ने बताया कि जब इस मामले को लेकर उसने सास से बात की तो सास ने कहा कि तुमने अभी तक सुसाइड नहीं किया, मुझे लगता है कि आज तुम्हारे सुसाइड की खबर आएगी। इस पर अतुल ने उन्हें जवाब दिया कि मैं मर गया तो तुम लोगों की पार्टी कैसे चलेगी। सास ने जवाब दिया कि तुम्हारा बाप पैसे देगा, पति के मरने के बाद सब पत्नी का होता है, तुम्हारे माँ बाप भी जल्दी मर जाएंगे, उसमें भी बहू का हिस्सा होता है, पूरी ज़िंदगी तेरा पूरा खानदान कोर्ट के चक्कर काटेगा। अतुल ने अपनी आखिरी इच्छा में लिखा था कुछ, क्योंकि ये जो बातें कही जा रही थी, कानून का सहारा लेकर उनकी पूरी प्रॉपर्टी पर कब्जा करना या जो भी चीज़ें थी, इसमें न्यायपालिका, कानून, भारत के संविधान, सब पर उंगलियां खड़े करते हुए अतुल ने अपनी ये बातें कही हैं। आखिरी इच्छा में अतुल ने लिखा है या बोला है, उन्होंने कहा कि मेरे केस की सुनवाई का लाइव टेलीकास्ट हो, जो सुनवाई हो टीवी पर प्रसारण हो, पत्नी मेरा सौ न छू सके, जब तक प्रताड़ित करने वालों को सजा न हो, मेरी अस्थियां विसर्जित न हो। यदि भ्रष्ट जज मेरी पत्नी और उसके परिजनों को कोर्ट में बरी कर दे तो मेरी अस्थियां उसी अदालत के बाहर किसी गटर में बहा दी जाएं। मेरे बेटे की कस्टडी मेरे माता पिता को दे दी जाए। भारतीय कानून में दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध है। इस पर हम थोड़ा सा आपको कानूनी प्रक्रियाओं के बारे में बता दें। इसके लिए आईपीसी यानी कि इंडियन पीनल कोड की धारा 498A के तहत केस दर्ज किया जाता है। आईपीसी बदलकर अब
भारतीय नागरिक संहिता हो चुकी है, या भारतीय न्याय संहिता आप कह सकते हैं, BNS हुई, तो ये प्रावधान अब धारा 85 और 86 में है। वैवाहिक जीवन में सिर्फ दहेज की वजह से प्रॉब्लम नहीं होती, कई अन्य वजहों से भी विवाद हो सकते हैं, जैसे किसी की सास ससुर से नहीं बनती या पति ज़्यादा वक्त नहीं दे पाता। इसके लिए कानून में अलग से कोई रेमेडी नहीं है। इसके लिए सबक सिखाने के लिए दहेज प्रताड़ना के तहत मुकदमा लिखवा देते हैं। इसके प्रावधान बेहद सख्त है, कठोर है। इन मामलों में महिला को आरोपों का सबूत नहीं देना पड़ता। केस दर्ज होने के बाद प्रूफ ऑफ बर्डन पुरुषों पर होता है, यानी उसे खुद अपनी बेगुनाही साबित करनी होती है। 10 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने एक केस की सुनवाई के दौरान कहा कि महिलाएं धारा 498A का दुरुपयोग कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, कभी कभी पत्नी की गलत मांगों को पूरा करने के लिए पति और उसके परिवार वालों के खिलाफ IPC की धारा 498A का सहारा लिया जाता है। इसको देखते हुए कोर्ट ने पहले भी चेतावनी दी है कि बिना किसी ठोस सबूत के घरेलू उत्पीड़न के आरोप किसी क्रिमिनल केस के आधार पर नहीं बन सकते हैं। इसी तरह कलकत्ता हाई कोर्ट ने तो यहाँ तक कहा था कि धारा 498A का दुरुपयोग कर महिलाओं ने लीगल टेरर यानी कानूनी आतंक मचा रखा है। कोई भी व्यक्ति किसी पुरुष, महिला या जानवर के साथ अप्राकृतिक तौर से संबंध बनाता है तो उस पर धारा 377 लगाई जाती थी। यह एक अपराध है, इसमें 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। भारतीय कानून के मुताबिक पति पर रेप का आरोप नहीं लगाया जा सकता, इसलिए कई बार अप्राकृतिक सेक्स के आरोप लगाए जाते हैं ताकि पति को बेल न मिल सके। केवल पेनिट्रेशन होना ही इस तरह के केस को साबित करने के लिए काफ़ी होता है। हालांकि 2024 में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने एक पति की याचिका पर सुनवाई करते हुए उसकी पत्नी द्वारा लगाए गए जबरन अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के आरोपों को खारिज कर दिया था। हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा, अगर पत्नी की उम्र 15 साल से ज़्यादा है और वो शादीशुदा है तो पति अगर पत्नी के साथ किसी भी तरह का यौन व्यवहार करता है तो उसे रेप की कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता। भारतीय न्याय संहिता BNS में अप्राकृतिक सेक्स की धारा शामिल नहीं की गई है। अतुल सुभाष को 3 साल में 120 बार बुलाया गया, जिसमें 40 बार पेशी हुई, और इस लंबी प्रक्रिया से ये कहीं ना कहीं मानसिक तौर पर परेशान थे। अतुल कहते हैं कि सुलह कराने वाले कोर्ट में कानून के मुताबिक काम नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट के नियम भी यहाँ नहीं माने जाते। उसे बेंगलुरु से 40 बार जौनपुर जाना पड़ा था। उसकी पत्नी उस पर एक के बाद एक केस दर्ज कराती गई। वह जरूर बहुत थक गया होगा, लेकिन उसने हमें कभी कुछ नहीं कहा। ये अतुल के पिता पवन कुमार का बयान है, ठीक है। ये अतुल ने नहीं कहा है, उनके पिता पवन कुमार ने मीडिया में जो बातें अपनी बताई हैं उसके हिसाब से था। वहीं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट अश्विनी दुबे के मुताबिक अगर हम बात करेंगे तो इसमें उन्होंने कहा कि भारत की कानूनी प्रक्रिया काफ़ी लंबी है। जब तक अदालती कार्रवाई का टाइम मैनेजमेंट और जजों की कमी को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक ऐसी स्थिति परिस्थिति बनी रहेंगी। 25 दिसंबर 2023 में लोकसभा में जानकारी देते हुए कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया था कि 1 दिसंबर 2023 तक देश भर की अदालतों में 5,08,85,856 केस सुनवाई के लिए बाकी हैं। इनमें से 61 लाख से ज़्यादा केस 25 हाई कोर्ट्स में पेंडिंग हैं। जिला अदालतों में 4.4 करोड़ लंबित मामले हैं। इनमें से 70% से अधिक मामले ऐसे हैं जो 5 साल से ज़्यादा समय में पेंडिंग हैं। जब एक व्यक्ति दूसरे कमज़ोर या अक्षम व्यक्ति को खाना, कपड़ा, घर, एजुकेशन और मेडिकल जैसी बेसिक ज़रूरत के लिए आर्थिक मदद करता है तो उसे गुजारा भत्ता यानी मेंटेनेंस की कैटेगरी में रखा जाता है। वहीं अगर हम हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत बात करें तो भत्ता 2 प्रकार का होता है। इसमें एक अंतरिम भत्ता होता है और एक परमानेंट गुजारा भत्ता होता है। दोनों के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। जैसे कि अंतरिम गुजारा भत्ता क्या होता है, तो जब मामला कोर्ट में लंबित है तो उस दौरान के लिए जो गुजारा भत्ता तय किया जाता है वह अंतिम गुजारा भत्ता होता है। अंतरिम गुजारा भत्ता यानी कि कोर्ट की कार्यवाही के चलने के दौरान जब तक फैसला नहीं आ जाता
अगर उदाहरण के तौर पर समझे तो जैसे तलाक का कोई केस यदि कोर्ट में गया है तो अंतिम फैसला आने तक कोर्ट एक धनराशि तय करेगी। जब तक मुकदमा चलेगा पति को वह तय समय तक रकम पत्नी को गुजारे भत्ते के रूप में अदा करनी होती है। वहीं परमानेंट गुजारा भत्ता तब होता है जब तलाक के अंतिम फैसले में कोर्ट द्वारा तय की गई धनराशि पति को आजीवन पत्नी को देनी होती है। इसके साथ कई बार कुछ नियम और शर्तें भी हो सकती हैं, जैसे कि जब तक पत्नी दोबारा विवाह न करे आदि। स्पेशल मैरिज एक्ट की धारा 36 और 37 में गुजारे भत्ते के बारे में जरूरी प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा स्पेशल मैरिज एक्ट की धारा 36 और 37 में भी गुजारा भत्ता के लिए प्रावधान है। मेंटेनेंस कितना देना होगा ये व्यक्ति की आय, संपत्ति, जिम्मेदारी और ज़रूरतों को देखकर तय किया जाता है। इसकी कोई अपर या लोअर लिमिट तय नहीं की गई है। अतुल सुभाष का दावा है कि उसे हर महीने 80,000 रुपये गुजारा भत्ता देने को कहा गया था। अश्विनी दुबे के मुताबिक अतुल को भारत की जुडिशियरी पर भरोसा रखना चाहिए था। वे निचली अदालतों में सुनवाई न होने पर सुप्रीम कोर्ट में भी केस दर्ज कर सकते थे। अतुल सुभाष को आत्महत्या का रास्ता नहीं चुनना चाहिए था, लेकिन उस समय उनकी मानसिक स्थिति कैसी थी यह कह पाना मुश्किल है। अगर हम आपको कुछ और बातें बताएं कि जो आत्महत्या है इसमें किस प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है उसकी चर्चा करेंगे। दहेज प्रताड़ना में झूठा केस दर्ज कराने वालों पर कोई केस नहीं होता है। अभी ऐसा कोई कानून बना ही नहीं है जो इस मामले में झूठा केस दर्ज कराने वालों को सजा दिला सके। ऐसे में पीड़ित पुरुषों के पास सिविल रेमेडी और क्रिमिनल रेमेडी के दो ही ऑप्शन रह जाते हैं। सिविल रेमेडी क्या होता है? तो पीड़ित पुरुष मुआवजे के लिए अपील कर सकते हैं। कोर्ट महिला पक्ष को मानहानि का मुआवजा देने का आदेश दे सकता है। यह मुआवजा नकदी या कुछ और भी हो सकता है, यानी पीड़ित को पैसे मिलते हैं या केस की वजह से खोई हुई नौकरी या संपत्ति वापस मिल जाती है, या फिर दोनों। वहीं क्रिमिनल रेमेडी होता है, झूठा केस करने वालों के खिलाफ केस दर्ज किया जा सकता है, या ये प्रोसेस लंबी होती है क्योंकि इसकी शुरू से ही जांच की जाती है। विकल्प केस के झूठा साबित होने के बाद मिलता है। केस के झूठा साबित होने से पहले किसी तरह की सजा का प्रावधान नहीं है। अतुल की बात करें तो अतुल ने बहुत सारे आरोप लगाए। जुडिशियरी और निकिता पर जो आरोप लगाए हैं वो अभी साबित नहीं हुए हैं। अतुल ने वीडियो में निकिता पर उत्पीड़न के आरोप लगाए। अतुल के भाई ने निकिता के घर वालों पर भी केस दर्ज करवाया है। अगर निकिता इस मामले में दोषी पाई जाती है तो उन पर BNS की धारा 108 अबेटमेंट ऑफ सुसाइड यानी आत्महत्या के लिए उकसाने के तहत मुकदमा चलेगा। इसके तहत उनको 10 साल की सज़ा हो सकती है। वहीं जौनपुर की सिविल कोर्ट जज रीता कौशिक पर लगे आरोपों की जांच हाई जुडिशियरी कर सकती है। 2023 में सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता महेश कुमार तिवारी ने एक याचिका दायर की थी। इसमें उन्होंने राष्ट्रीय पुरुष आयोग की स्थापना की मांग की थी। यह आयोग घरेलू हिंसा के शिकार विवाहित पुरुषों के बढ़ते आत्महत्या के मामलों से निपटने के लिए काम करता है। आपको बता दें कि अगर आत्महत्या का रेशियो देखेंगे तो महिलाओं से ज़्यादा पुरुषों ने आत्महत्या की है। उसके कारण बहुत सारे, जैसे परिवार में तो जो कलह है वो तो है ही, वर्क प्लेस है, सामाजिक है, बहुत सारे ऐसे कारण बन जाते हैं जो पुरुषों को बहुत ज़्यादा दबाव में रखते हैं। वहीं अगर इस बात से ये नहीं है कि महिलाएं आत्महत्या नहीं करती, महिलाएं भी घर में रहती हैं, बहुत सारी उनके ऊपर प्रेशर होते हैं जिससे भी वो दबाव में रहती हैं। और ठीक है, तो गलत बात है। आत्महत्या को हम किसी भी प्रकार से सही नहीं ठहरा रहे हैं। अगर हम आकस्मिक मौतों पर राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की 2021 की रिपोर्ट का हवाला दे या उसको बताएं तो इस रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में देश भर में 1.6 लाख से ज़्यादा लोगों की आत्महत्या हुई है, उन्होंने की है। इसमें 81,000 से ज़्यादा लोग विवाहित पुरुष थे और लगभग 28,000 विवाहित महिलाएं थे। यानी कि आप देख सकते हैं कि इसमें पुरुषों की संख्या ज़्यादा है और 28,000 ही महिलाएं हैं। NCRB की रिपोर्ट में बताया गया है कि 2021 में लगभग 32.2% पुरुषों ने पारिवारिक समस्याओं और 4.8% ने वैवाहिक समस्याओं की वजह से आत्महत्या कर ली है। थोड़ा सा हम आपको अतुल के ससुराल वालों की खबर सुना दें। जब ये सब घटनाक्रम हुए थे मीडिया थोड़ा उसके कान में जोरेगा, ठीक है। कहते हैं ना कि जब तक कोई कांड नहीं होता तब तक मीडिया का माइक नहीं पहुंचता है। तो ये सब घटनाएं हो गई तो मीडिया पहुंची अतुल के साले के घर पे। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब फ़ोन बंद करिए, नहीं तो गलत हो जाएगा, हम लोग कोई बात नहीं करेंगे, अगर कुछ पता करना है तो कोर्ट जाइए। यह कहते हुए बेंगलुरु में AI इंजीनियर अतुल सुभाष की सास और साला मीडिया पर भड़के हुए थे। अतुल सुभाष का शव बेंगलुरु में उनके फ्लैट से मिला था। ये चीज़ें मैंने आपको बता दिया था। इस मामले में 4 लोगों पर FIR दर्ज हुई है, जिसमें FIR में अतुल की पत्नी निकिता, सास निशा,
साले अनुराग सिंघानिया, चाचा ससुर सुशील सिंघानिया का नाम लिया गया है। निकिता के जो वकील हैं विजय मिश्रा, इन्होंने क्या बातें कही। इंजीनियर ने सुसाइड क्यों किया ये हम लोगों की समझ से परे है। सुसाइड की वजह और फैक्ट सामने आएंगे तभी आगे अब कुछ हो सकता है, ऐसा इन्होंने कहा। कौन? वकील साहब। थोड़ी सी बात हम आपको जज रीता कौशिक के बारे में भी बताते हैं। वही रीता कौशिक जिन्होंने 5 लाख रुपए घूस मांगे हैं। रीता कौशिक जौनपुर में फैमिली कोर्ट की प्रिंसिपल जज हैं। मीडिया रिपोर्ट में जो बातें आई हैं उसमें उन्होंने 20 मार्च 1996 को मुंसिफ के तौर पर न्यायिक पारी की शुरुआत की थी। 1999 में वह सहारनपुर जुडिशियल मजिस्ट्रेट रहीं। साल 2000 से 2002 तक मथुरा में एडिशनल सिविल जज रहीं। बाद में सिविल जज बनी। 2003 में तबादले के बाद अमरोहा आ गई थी। उन्होंने 2003 से 2004 तक लखनऊ में स्पेशल CJM की जिम्मेदारी संभाली। प्रमोशन के बाद एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनी। 2018 में पहली बार अयोध्या में फैमिली कोर्ट की प्रिंसिपल जज बनी। 2022 तक अयोध्या में रहने के बाद फिर वो जौनपुर में आई और फिर उसके बाद सारा कारनामा आपने देखा ही है और सारी घटनाक्रम हमने आपको बता दिया है। अतुल सुभाष ने अपने एक्स अकाउंट पर अपने आखिरी वीडियो का लिंक पोस्ट करते हुए इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप को भी टैग किया था। ठीक है, तो चलिए फिर से आपको कहेंगे कि किसी भी स्थिति परिस्थिति में आपको सुसाइड, आत्महत्या जैसी चीज़ों को अपने दिमाग में नहीं लाना है। हमें समस्याओं से लड़ना है, जूझना है। जय नमस्कार, भारत माता की जय।